हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास जो होता है आपका, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीखने की गति डैश डैश है, यानी कि सीखने की गति क्या है। ऑप्शन ए, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, बी, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, या सी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर, या ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो देखिए, आपके सीखने की जो गति होती है वो आपकी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की जो परस्पर क्रिया होती है उस पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब व्यक्तिगत मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। भाई, कोई व्यक्ति जल्दी सीख पाता है किसी चीज को, कोई व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, धीमी गति से सीखता है, तो वो हो गया उसका व्यक्तिगत कारक। और आपका पर्यावरणीय कारक यानी कि उसका आसपास का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, उसका उस दोनों की परस्पर क्रिया पर आपकी सीखने की गति निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। ऑप्शन ए, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बी, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, सी, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या डी, केवल सीखने की योग्यता। तो देखिए, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए आपका एक तो योग्यता और उसकी अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, यानी कि उसका मोटिवेशन जो है उसका वांछित स्तर होना चाहिए दोनों का, तभी जो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा एक विद्यार्थी। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र गणित के प्रश्न करने में बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है, भाई देखिए, कोई एक छात्र है, कोई स्टूडेंट है, वो गणित के प्रश्न करने में बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है, क्योंकि वो अच्छे अंक लाए, और जब वो अच्छे अंक लाएगा तो उसके पिता उसको एक मोटरसाइकिल दिलाएंगे। तो उन्होंने वादा किया है कि भाई तू अच्छे अंक लाएगा तो तुझे हम आप मोटरसाइकिल दिलाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरणा, बी, बाह्य प्रेरणा, सी, गणितीय प्रेरणा, या डी, आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। तो ये आपसे पूछा है कि ये किस प्रकार की प्रेरणा है जिससे छात्र बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है गणित में अच्छे अंक लाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है आपकी बाह्य प्रेरणा। ये आपकी बाह्य प्रेरणा है उस जिसके आधार पर, जिसके कारण बच्चा जो है बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है। बाह्य प्रेरणा है जो मोटरसाइकिल भाई अच्छे अंक आएंगे तभी उसको मोटरसाइकिल मिलेगी, तो ये बाह्य प्रेरणा है, उसकी आंतरिक प्रेरणा नहीं है। वो मोटरसाइकिल मिलने के कारण, मोटरसाइकिल मिलेगी उसको इस तरह कारण वो अच्छे से परिश्रम कर रहा है अच्छे अंक लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। वो बाहर से मोटिवेटेड है तो बाह्य प्रेरणा हो जाएगी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा क्या होती है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन बी, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है यानी मोटिवेशन होता है आपका, वो आपका करता है जो शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। भाई जो बच्चे सीख रहे हैं उसमें और उनको रुचि आती है, मोटिवेट होते हैं। भाई एक वही होता है ना कि भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मोटिवेशन की जरूरत है। तो मोटिवेशन यही काम करता है आपका, जो उस कोई भी चीज सीख रहे हैं उसके प्रति आपको मन में रुचि पैदा होती है मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से। तो अच्छे से आप फिर उस सीखने की प्रक्रिया आपके लिए सरल हो जाएगी, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। यानी कि विद्यार्थियों के बीच जो कोई भी कार्य है उसकी संरचनात्मक समझ को सुसाध्य कौन करता है। ऑप्शन ए, प्रतियोगिता, बी, चर्चा और संवाद, सी, वेधन और अभ्यास, या डी, दंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चा और संवाद। जो आपकी चर्चा और आपसी संवाद होता है वो भी किसी भी कार्य को की संरचनात्मक समझ के लिए बच्चे को सुसाध्य करता है। मतलब कि वो जो उसकी संरचनात्मक समझ होती है उसको आसानी से बच्चा सीख सकता है, उसको आसानी से ग्रहण कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार की किसने वर्गीकृत किया है।
ऑप्शन ए ड्राइवर, बी मैकडूगल, सी थॉर्नडाइक या डी वुडवर्थ। तो देखिए मूल प्रवृत्ति होती है आपकी 14 प्रकार की, है ना। अब ये 14 प्रकार की किसने बताई है? ये बताई आपकी विलियम मैकडूगल ने। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल आपके विलियम मैकडूगल थे आपके, उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार की बताया, इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही था। आगे क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई बच्चा, यहाँ पर को नहीं है, कोई है, कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुँचता है तो आप क्या करेंगे? भाई आप कल को टीचर बन के जाएंगे, आप देखते हैं कि आपकी क्लास में कोई भी बच्चा है वो हमेशा लेट आता है, देरी से आता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए, बी प्रधानाचार्य को बताएंगे, सी उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, आपको क्या करना है भाई, बच्चे से बातचीत करनी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वो हमेशा लेट क्यों आता है, बातचीत करके उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? भाई अब शिक्षक दिवस है, अब आप शिक्षक हैं तो शिक्षक दिवस पर आपके विद्यार्थियों ने कोई आपके लिए बधाई पत्र भेजा है, तो उस समय आपको क्या करना है? ऑप्शन ए कुछ नहीं करेंगे, बी उन्हें धन्यवाद देंगे, सी उन्हें पैसों की बर्बादी ना करने के लिए बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो देखिए आपको उस समय करना है, आपको क्या करना है? उन्हें धन्यवाद देना है। भाई विद्यार्थी ने आपको बधाई पत्र भेजा है तो आप उन्हें धन्यवाद देंगे बदले में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जब शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है। भाई कोई शिक्षिका है वो यह मानती है कि उसकी कक्षा का जो प्रत्येक छात्र है वो अधिक अध्ययन करने में और प्रदर्शन करने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो वो शिक्षिका उस परिस्थिति में बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाएगा? ऑप्शन ए बच्चों की योग्यता को, बी बच्चों के प्रयत्न को, सी बच्चों की घबराहट को, या ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक संरचना को। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों के प्रयत्न को। जो आपका शिक्षिका है वो जब ये मानती है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, भाई बच्चे अधिक अध्ययन करेंगे, अच्छे मन लगाकर कठिन परिश्रम करेंगे तो वो उसका प्रदर्शन जो होगा, शैक्षिक प्रदर्शन, उसको सुधारने में सक्षम हो जाएंगे, उनका अच्छे से शैक्षिक स्तर बढ़ेगा। तो उस स्थिति में बच्चों की सफलता का श्रेय बच्चों के प्रयत्न को ही देना चाहिए। भाई बच्चों का प्रयत्न है, बच्चों ने प्रयास किया तो तभी तो वो सक्षम हुए, उनका स्तर बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, समस्या समाधान केवल उन विद्यालयों में सफल है जहां, ऑप्शन ए केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, सी परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, या ऑप्शन नंबर डी कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तो देखिए समस्या समाधान केवल और केवल उन विद्यालयों में सफल होता है जहां जो आपका परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या होती है। जो आपकी पाठ्यचर्या है उसमें लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप पाठ्यचर्या बना दी तो उसको बिल्कुल वही रहेगी, एक पत्थर की लकीर बना दी गई है कि इससे लचीलापन, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, थोड़ा बदलाव नहीं होगा, लचीली नहीं होगी, ऐसा नहीं करना है। तो परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होगी जिस आपके विद्यालय में, वही विद्यालय समस्या समाधान में सफल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप, भाई आपने कोई प्रश्न पूछा अपने स्टूडेंट से तो उसने उत्तर गलत दिया, तो आपको क्या करना है उस समय? ऑप्शन ए दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उसका उत्तर गलत था, ऑप्शन बी उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, ऑप्शन सी किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन डी सही उत्तर बताएंगे। तो देखिए आपको उस समय करना है कि भाई आप उसने गलत उत्तर दिया तो किसी दूसरे स्टूडेंट से बोलेंगे, किसी दूसरे विद्यार्थी को बोलेंगे कि आप इसका उत्तर बताइए। दूसरे विद्यार्थी से कहेंगे कि भाई आप इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गतिविधि आधारित शिक्षण डैश डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बी निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने, सी खेलने, या डी अनुशासित कथा।
तो देखिए आपकी गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है, उसमें वो बल देता है कि सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रहती है। इससे भाई गतिविधि आधारित है, गतिविधि में बच्चों को रुचि होती है, तो रुचि के कारण उनके जो सभी बच्चे सक्रिय एक्टिव रूप से उसमें भागीदारी होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देता है? ऑप्शन ए स्किनर का अधिगम सिद्धांत, बी पावलाव का सिद्धांत, सी प्याजे का अधिगम सिद्धांत, या डी बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। तो देखिए जो पुरस्कार और दंड जो देता है, आपका जो सिद्धांत बताया था, ये बताया था आपका स्किनर का अधिगम सिद्धांत, जो आपका स्किनर ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते हैं इसको, पुनर्बल जो नैमित्तिक अनुबंधन बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते हैं। स्किनर का जो है आपका जब पुरस्कार और दंड जो विकास व्यक्ति के विकास को दिशा देते हैं, पुरस्कार और दंड का प्रभावी प्रयोग जो किया है वो आपका स्किनर महोदय ने किया है क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम को डैश डैश के बजाय डैश डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतियोगिता अनुकृति, बी अनुकृति प्रतियोगिता, सी रटने समझने, या डी समझने या रटने। तो देखिए अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा भाई, कि अधिगम को रटने की बजाय, पहले आप इस खाली स्थान में आएगा आपका रटना, रटने के बजाय इसमें आएगा आपका समझने। भाई रटना नहीं है, रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अब क्रिएटिविटी की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए मौलिकता, बी उत्पादकता, सी अपरिवर्तनशीलता, या डी नवीन ज्ञान की खोज। तो देखिए सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है भाई? विशेषता मौलिकता विशेषता होती है, उत्पादकता होती है, नवीन ज्ञान की खोज भी होती है, लेकिन अपरिवर्तनशीलता जो होती है ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए? ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालय में, या डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी समावेशी शिक्षा जो होती है, समावेशी शिक्षा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। कैसे भाई? जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो इसी पर बल देती है कि जो विकलांग है या विशिष्ट बच्चा है उनको भी सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके एक साथ शिक्षा देना जाना चाहिए, वही आपकी समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, यानी कि जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होता है आपका, CCE बोल देते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म में उसको CCE बोला जाता है। तो ये इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, सी नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, ऑप्शन नंबर डी अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलन करना, यानी कि जो आपका शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, क्षेत्र होते हैं, उनको डेली मॉनिटरिंग करना, नियमित रूप से उनका आकलन करते रहना, ये आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, उसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, भाई कोई कमेटी है, उस कमेटी का प्रधान को सभापति के स्थान पर जो अध्यापिका है उसने सभा अध्यक्ष लिख दिया, तो उस स्थिति में जो क्या संकेत करती है अध्यापिका, क्या संकेत करती है? ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या ऑप्शन नंबर डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।
तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है, जो अध्यापिका है वो कर रही है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। एक लिंग मुक्त भाषा भाई मतलब सभा अध्यक्ष में लिंग स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, तो उसने लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, बी, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, सी, जानना समझना व लिखना, डी, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो देखिए ध्वनि संबंधी जागरूकता होती है वो होती है आपकी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, ये आपकी ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता होती है, इससे संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना, बी, शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। अब देखिए भाई प्राथमिक विद्यालय का कक्षा कक्ष है, उसमें सक्रियबद्धता का अर्थ पूछा आपसे, तो सक्रियबद्धता यानी एक्टिवनेस, आपकी बच्चा एक्टिव होना चाहिए, तो वो होगा आपका जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद कराना आपस में, तो वहाँ बच्चा एक्टिव रहता है, लर्निंग में एक्टिव लर्नर के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।